हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। भाई इंडिया के नंबर 1 स्टडी प्लेटफॉर्म सिंकोर एजुकेशन पर मैं अक्षर जैन आपका दोस्त और साथ ही स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज मैं बहुत ही प्यारा टॉपिक आपके सामने लेकर आ गया हूं जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसको हम बोलते हैं भाई यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला जाता है एक एटम। और बहुत सारे एटम ग्रुप बनाकर एक मॉलिक्यूल्स का यहां फॉर्मेशन करता है, लेकिन हम मॉलिक्यूल नहीं बनाने वाले। आज हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि एटम की स्ट्रक्चर सबसे स्मॉलेस्ट मानी जाती है। तो एटम की स्ट्रक्चर में ऐसा क्या होता है मेरे प्यारे कि उसकी स्ट्रक्चर को हम स्मॉलेस्ट मानते हैं। ऐसे कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको यहां पर डिस्कवर किया है, जिन्होंने इसके बारे में कुछ थ्योरीज दी है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले। तो एक बार यहां पर मेरे साथ में जोरदार यहां पर हिट बटन दबा दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए मेरे साथ साथ। शुरुआत करता है मेरा किसी देरी के यहां पर देखिएगा। अब देखिएगा यहां पर मैं बात करूं आपसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहां पूरी चीज पढ़ने वाले कि आपका रदरफोर्ड ने क्या दिया, नील बोर्स ने क्या क्या दिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया था, ई गोल्डस्टीन ने यहां पर क्या किया था, वो सब चीजें यहां पर हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चा एक एक साइंटिस्ट के बारे में वन बाय वन यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे सामने आता है ई गोल्डस्टीन। अब यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं आपसे, तो हमारा सबसे पहला साइंटिस्ट आता है जिन्होंने बताया था भाई कि जो एक एटम है उसके बारे में बात करूं तो एक एटम होता है यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना जाता है आपका क्या, एक एटम। यानी मैं बोल दूं एटम को हम बोल सकते हैं कि सर ये होता है, जैसे मान चलो हाइड्रोजन है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट होता है। और दोनों जो एलिमेंट हैं यहां पर वो यानी हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, दोनों एक दूसरे से अलग डिफरेंट कैसे हैं, यानी कि एक दूसरे से कैसे हैं, डिफरेंट है, वो कैसे हैं, वो चीज यहां पर हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला साइंटिस्ट के बारे में बात करते हैं, इसका नाम है ई गोल्डस्टीन। यहां साहब आते हैं और इन साहब ने क्या बताया तो देखिएगा मेरे प्यारों, यहां पर सबसे पहला साइंटिस्ट है आपके ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन साहब आते हैं और ई गोल्डस्टीन साहब यहां पर क्या करते हैं भाई, यहां पर गैस डिस्चार्ज करते हैं। जब गैस इन्होंने डिस्चार्ज की तब देखना क्या हुआ, सर ये क्या करते हैं, गैस का डिस्चार्ज करते हैं। और गैस डिस्चार्ज करने के बाद में यहां पर देखते हैं कि सर यहां से निकलती है कैनाल रेज। कैनाल रेज यहां पर निकलेगी मेरे प्यारे। अब कैनाल रेज यानी कि जैसे मान चलो यहां पर मैंने आपका गैस डिस्चार्ज की, किसकी भाई, यहां पर गैस डिस्चार्ज कर रहे हैं हम, इसमें आपका गैस डिस्चार्ज किया तो यहां से जो रेज निकली है उसको हमने बोला है कैनाल रेज। यहां से फॉर्म होती है मेरे प्यारे, क्या कैनाल रेज यहां से निकलती है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इनका मेन मोटिव था गोल्डस्टीन का कि भाई इन्होंने गैस डिस्चार्ज जैसे की तो इनसे यहां से रिमूव होती है कैनाल गैस, यहां रिमूव होती है, यानी कि कैनाल गैस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो कैनाल गैस है वो कैसा होता है, ये भी मैं बता देता हूं। सो कैनाल गैस, कैनाल gas are positively, canal gas are positively charged particle, positively charged particle which, यहां पर देखना चार्ज पार्टिकल आराम से देखो भाई मेरे प्यारे, जिसमें देखना है कि भाई आपका which are produced when high voltage current, which are produced when high voltage current। अब यहां पर जो करंट लिखा है वो किस में से पास होगा, इज पास्ड थ्रू ए लो प्रेशर, यानी कि लो प्रेशर की जो गैस होती है उसमें से हम इसको पास कर रहे हैं। यानी कि ये करंट कैसा है भाई, ये करंट है बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का होता है। तो यहां पर लिखा है पास्ड थ्रू ए लो प्रेशर गैस। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताई कि सर यहां पर जो कैनाल गैस होती है वो हम बोल सकते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है
जिसका मेन क्या होता है, विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए हाई वोल्टेज करंट, जिसको पास किया है, पास्ड ए थ्रू ए लो प्रेशर गैस, जिसमें से हम लो प्रेशर गैस में से यहां पे इसको निकाल रहे हैं। तो ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चा लिखना चाहता है लिख लो। ये सबसे पहला साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था ई गोल्डस्टीन साहब ने बताया था कि जब गैस डिस्चार्ज होती है तो वहां से कैनाल रेज फॉर्म होती है। उसके बाद आपके यहां पर दूसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जे थॉमसन साहब आते हैं। कौन से साहब आते हैं भाई? जे थॉमसन साहब आते हैं, जिन्होंने यहां पर आपस में बताया था कि जो एटम है वो कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी पॉजिटिवली स्फीयर उसमें पाया जाता है। आप देखते हैं जे थॉमसन साहब आए थे जिनका नाम था जे थॉमसन। अब इन्होंने क्या बताया था, देखो पूरा चैप्टर हम 1 बाय 1 पूरा शॉर्ट तरीके से पूरी चीज हम यहां पर डिस्क्राइब कर लेंगे, बस दिमाग को यहां रखना है मेरे प्यारे। देखिएगा जे थॉमसन साहब ने क्या बताया। अब इन्होंने बताया कि सर जो जितना भी जो एटम है उसका स्फीयर होगा, स्फीयर यानी उसका जो एरिया है, खाली स्पेस है, वो कैसा है, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, पॉजिटिवली चार्ज होगा। कैसे? जैसे मान के चलो इन्होंने बताया कि ये आपका एक एटम है। अब ये इस एटम में यहां पर अंदर की तरफ क्या मिलेंगे भाई? अंदर की तरफ यहां पर मेरे प्यारे मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इधर भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन यहां पर मिल रहा है। जे थॉमसन साहब ने बताया कि सर इधर इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो खाली स्फीयर है यानी कि यहाँ जो खाली जगह यहां पर है, ब्लैंक स्फीयर बोल सकते हैं, ये वाला जहां पर मैंने यहां पर निकाला है तीर, ये जो जगह दिख रही है आपको, ये कैसा है? ब्लैंक प्लेस है। तो इसको बोला है कि सर जो एटम में जो खाली स्फीयर होता है, स्फीयर वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज यहां पर बताया गया है। ये थ्योरी किसने दी थी? जे थॉमसन साहब ने यहां पर बताया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और मेरे प्यारे ये था पहला था आपका ई गोल्डस्टीन साहब ने बताया कि जब गैस डिस्चार्ज हो रही है तो वहां से निकलती कैनाल रेज। और यहां पर भाई हमने जैसे मान लो हाई वोल्टेज करंट को जब लो प्रेशर गैस से निकालते हैं तो वहां से क्या निकलती? कैनाल रेज निकलती है। ये चीज भी याद रखो। फिर दूसरे साहब आता है जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब ने बताया कि जो एटम है उसका स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसे होता है? क्योंकि देखो यहां पर बाकी क्षेत्र में तो क्या है, बाकी एरिया में आप देखोगे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं, लेकिन बीच में काफी स्पेस मिलता है जहां पर हम बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज आपको नजर यहां पर आता है। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे। ये जे थॉमसन साहब ने बताया, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज को हम बोल सकते हैं सर ये कैसा है, ये यहां पर प्रोटॉन के बारे में बताया। प्रोटॉन कैसा होता है सर? पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन। ये आपका प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये हम बोल सकते हैं कि सर ये कौन है भाई? यहां पर प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज की फॉर्म में। ये चीज यहां पर बताई है, ठीक है। अब आता है मेन साहब यहां पर रदरफोर्ड साहब। नंबर 3 पर हम बात करते हैं। एक साइंटिस्ट आते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड साहब देखते हैं क्या करते हैं भाई। इन्होंने यहां पर क्या किया, इन साहब ने, रदरफोर्ड साहब आते हैं। अब देखते हैं रदरफोर्ड साहब यहां पर क्या करते हैं। रदरफोर्ड साहब यहां पर क्या करेंगे वो देखेंगे। देखो यहां पर मैं लिख देता हूं पहले रदरफोर्ड साहब। अब इन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली, पतली सोने की पन्नी। अरे सोना तो घर में पहनने का काम आता है ना, लेकिन इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहां पर इन्होंने लिया भाई एक बहुत गोल्ड की बोल सकते हैं ना, गोल्ड की फॉइल ली। तो यहां पर काफी पतली यानी कि थिन गोल्ड यहां पर क्या ले ली? फॉइल ले ली। अब फॉइल देखिए कि भाई यहां पर इस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बरसाए। अब यहां पर इन्होंने क्या बारिश कर दी अल्फा पार्टिकल्स की। तो अल्फा पार्टिकल्स ये है आपके अल्फा पार्टिकल। और अल्फा जो पार्टिकल होते हैं उसका मतलब होता है कि सर यहां पर इसका मतलब होगा, साफ साफ मतलब है इसका सर ये जो भी है वो हीलियम के 2+ वैलेंसी के पार्टिकल्स होते हैं। साथ में इनका जो मास होगा, हीलियम का मास होगा 4 AMU यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर इन्होंने बारिश कर दी। जब बारिश की तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिला, इन्होंने देखा कि यार जब अल्फा पार्टिकल्स की जो गोल्ड फॉइल है उस पर जब बारिश की जाती है उस कंडीशन में क्या होगा कि सर उस कंडीशन में यहां पर बारिश करने पर इन्होंने काफी सारी बारिश की। सर ये पार्टिकल है वो इधर निकल गया, ये पार्टिकल है वो इधर निकल गया, ये पार्टिकल है वो इधर निकल गया, ये पार्टिकल है वो इधर निकल गया। यानी कि कोई पार्टिकल वापस नहीं आ रहा, लेकिन कोई एक पार्टिकल बहुत ही कम
वॉल्यूम के साथ में यहां पर वापस आता है भाई, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ में एक पार्टिकल सीधा जाता है और यहां से टकराकर वापस इस क्षेत्र में आ जाता है। वापस यहां देखो, यहां पहले भेजा, फिर यहां पर वापस इधर से टकराकर यहां पर आ गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहां पर कुछ ना कुछ चार्ज है, यानी कहीं ना कहीं चार्ज होता है। तो यहां पर हम बता सकते हैं कि रदरफोर्ड ने ये क्या है, आपकी थिन गोल्ड फॉइल है, थिन गोल्ड फॉइल ये हो जाती है। और इन थिन गोल्ड फॉइल पर आप देख सकते हैं कि इस पे काफी सारे अल्फा पार्टिकल्स, यहां पर हमने क्या बरसाया, अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि यहां पर हीलियम+2 पार्टिकल्स को हमने यहां पर बरसाया है। तो कोई एक पार्टिकल वापस टकरा के आ जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन देखते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, साथ साथ में बनाते चलो। कंक्लूजन निकलता है मोस्ट ऑफ द एटम्स इज एम्प्टी। यहां पर देख सकते हैं कि भाई यहां पर कंक्लूजन निकला कि काफी सारे एटम्स क्या है, एम्प्टी होता है, यानी कि जो एटम है वो काफी जगह एम्प्टी होगा। तो कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन देखिएगा, कंक्लूजन में यहां पर बताया कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यानी काफी ज्यादा जो एटम है वो खाली स्पेस है, यानी इसमें काफी जो स्पेयर है वो खाली है, एकदम बिल्कुल एम्प्टी है। तो यानी कि लिखा पहला कि सर ये मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, यहां पर यानी कि इसमें काफी ज्यादा खाली स्पेस मिल रहा है। ठीक है, अब नंबर सेकंड पॉइंट आपका आता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या करता है, ये करता है पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्या करेगा भाई, जो बहुत ही कम जगह लेता है, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम स्पेस लिया कि वापस टकरा के यहां पर आया है। यानी कि हमने बोला कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, यानी कि सबसे पहला क्या था कि मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा किसमें भाई, एटम के अंदर, वो बहुत ही क्या लेता है, कम स्पेस यहां पर लेगा। नंबर थर्ड कंक्लूजन क्या निकला कि सर इसमें जो आपका पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास की कंसंट्रेशन होगी, यानी कि मैंने लिखा कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास कंसंट्रेशन ये कैसी होती है भाई, देखना कि सर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड किस बहुत ही कम वॉल्यूम में कंसंट्रेशन होती है। मैं बोल दूं इसको कंसंट्रेटेड बहुत कैन मास कंसंट्रेटेड very concentrated in a very small volume। बहुत सिंपल चीज है भाई, इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम किस में भाई हो रहा है, विद इन द एटम, किसके अंदर है, विद इन द एटम, यानी कि जो आपका एटम है इसमें आप देखोगे सर जो पॉजिटिव चार्ज है और जिसका मास है बहुत ही कम कंसंट्रेटेड वॉल्यूम में, यानी कि बहुत स्मॉल वॉल्यूम के जरिए वापस टकरा के आ जाता है। तो ये आप जब डायग्राम इसमें देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है कि भाई अल्फा पार्टिकल्स हम बरसा तो रहे हैं कि जा तो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये निकल जा रहे हैं, बिल्कुल निकल जा रहे हैं। अब यहां पर क्या होगा, कोई एक पार्टिकल होगा जो वापस यहां से टकरा के वापस आ जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे कि यार पॉजिटिव यहां पर क्या पार्टिकल्स तो मिल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिलेंगे, लेकिन बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में, यानी कि यहां पर जो वॉल्यूम है वो कैसी है, स्मॉल वॉल्यूम में मिलेंगे। और सबसे पहले यहां पर स्मॉल वॉल्यूम के साथ में बोलेंगे काफी ज्यादा जो एटम है, एटम का जो काफी ज्यादा एरिया होगा वो कैसा है सर, वो एम्प्टी फॉर्म में यहां पर मिल रहा है। कैसा मिल रहा है सर, एम्प्टी फॉर्म में मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि सर काफी ज्यादा जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही लिटिल स्पेस ले रहा है, यानी कि जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होगा वो कैसा लेगा भाई, लिटिल स्पेस, यानी लिटिल स्पेस यहां पर मिलेगा, यानी ज्यादा एरिया गेन नहीं करेगा। तो आप यहां बता सकते हैं कि भाई कंक्लूजन में क्या क्या निकला है।
कंक्लूजन को एक बार वापस देख लो कि रदरफोर्ड ने बताया मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। सेकंड बताया कि जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज एटम्स होंगे वो, यानी जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहां पर होंगे वो ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, यानी बहुत ही कम स्पेस यहां पर लेते हैं। साथ में ऑल पॉजिटिव चार्ज, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है एंड मास कंसंट्रेटेड ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। तो ये आपका रदरफोर्ड का कंक्लूजन था मेरे प्यारे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर ये रदरफोर्ड के बाद इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या रहा? ड्रॉबैक, अब ड्रॉबैक भी यानी कि सबसे किसी की खासियत होती थी उसमें भी भाई नेगेटिव भी नहीं मिलेंगे मेरे प्यारे। अब देखोगे भैया नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसका एक नेगेटिव पॉइंट इतना सा कि भाई इसने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी में आपको देखने को मिलता है कि इसका ड्रॉबैक एक ही ड्रॉबैक रहा, जिसको पूरा यहां पर अगले साइंटिस्ट ने किया था। देखना इसका ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक था कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे मान के चलो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने बोला कि ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं भाई, ये आपकी जो भी ऑर्बिट है एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे भाई, ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ एक ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। ये क्या है, इसका ऑर्बिट हो गया, एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन ये गलतफहमी भी दूर यहां पर हो गई थी, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। ये सबसे बड़ा इसका क्या था, ड्रॉबैक था। अब यहां पर इसके बाद इनकी गलतफहमी दूर करने आते हैं कौन, अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था नील बोर। अब नील बोर साहब ने यहां पर इनकी गलतफहमी को दूर कर दिया कि भाई इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिमूव जो भी आपके रिवॉल्व होते हैं, यानी कि क्या होता है आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट। जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, यानी कि कोई एक स्पेशल ऑर्बिट के अंदर यहां चक्कर लगाएगा, फिर यानी कि उसके बाद दूसरे स्पेशल ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, फिर उसके बाद दूसरे स्पेशल ऑर्बिट में। ऐसा नहीं कि एक ही ऑर्बिट में बार बार चक्कर लगा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं बताया। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं एक स्पेशल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, जिसको यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इज डज नॉट रेडिएट एनर्जी। भाई यहां पर इनमें कोई रेडिएट एनर्जी नहीं होती। जैसे मान के चलो मैं यहां पर लेता हूं आपके सामने कि जैसे मैं मान के चलो एटम को यहां पर मैंने लिया, ये आपका एटम है, ठीक है। एटम के अंदर ये आपका न्यूक्लियस हो गया, इसकी अलग अलग मैं क्लासेस बनाता हूं। देखो ये इसके बाहर की क्लासेस, ये ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट ये हो गया, और तीसरा ऑर्बिट ये हो गया, चौथा ऑर्बिट यहां पर हमने बना दिया कुछ भी, ये देखो ये आपका लास्ट ऑर्बिट हो गया। अब देखो यहां पर मैंने क्या बोला कि सर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो वरी कर रहे हैं। देखो एक स्पेशल ऑर्बिट में यहां पर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि घूम रहे हैं। देखो यहां पर रिवॉल्व हो रहे हैं एक स्पेशल क्लासेस में, स्पेशल क्लास में यहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। वही चीज है कि भाई स्पेशल क्लास में घूम रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन स्पेशल क्लास में यहां पर वरी कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन स्पेशल क्लास में वरी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है इन क्लासेस को एक नाम दे दिया इन्होंने कि भाई जो क्लासेस हैं वो कौन कौन सी क्लासेस हैं। देखिएगा इन क्लासेस का मैं यहां पर नाम बताता हूं। सबसे पहली आपकी दी थी इन्होंने के, फिर यहां पर दिया बस एल एम एन, यानी क्या था के एल एम एन, यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन, फिर यहां पर इनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बताया। नील बोर ने कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कैसे करना है, यानी जैसे मान के चलो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूंगा आपसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की बात करूं, उससे पहले एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक यहां पर साइंटिस्ट थे, ये थे जे चैडविक, लिख देता हूं चैडविक। अब देखिएगा इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने क्या किया, डिस्कवर किया था। डिस्कवर्ड, किसको डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया मेरे प्यारे, किसको, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। क्योंकि आपको पता है कि जो एटम का मास है, एटम का मास होगा इक्वल टू, यहां पर लिखा कि आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता है कि सर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो कहां मिलेंगे, ये आपके इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है प्लस
प्रोटॉन है ये इसके मास के बराबर होते हैं मेरे प्यारे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे यहां पर हमने किया, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉन, देखना डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। अब देखना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे किया। भाई सिंपल सी बात है कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहां पर एक फॉर्मूला आता है, जैसे मान के चलो के लिए आ जाता है या एल के लिए आ जाता है, एम के लिए या एन के लिए। तो इनमें कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो देखो यहां पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। तो अब के कैसा है भाई, फर्स्ट है, तो यहां पर हम लिख देंगे सर यहां पर 2 1 स्क्वायर, फिर यहां पर एल आता है सेकंड नंबर पे, तो यहां पर 2 2 स्क्वायर, एम आता है थर्ड नंबर पे, तो यहां पर मैंने लिखा ऑर्बिट में 2 3 स्क्वायर। एन क्या है, यहां पर एन नंबर्स हैं, और एन क्या है यहां पर देखो ये 2 4 स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे सर, यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास आते हैं सर 2 इलेक्ट्रॉन, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड एल ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सर, यहां पर एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 आएगा। यहां पर एम ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सर, एम ऑर्बिट में यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे सर। यहां पर एन ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन सर, यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 32 इलेक्ट्रॉन यहां पर आते हैं। तो आपको याद रखना है कि आपका जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, साथ में ये आपका ये हो चुका है सर, इसके अंदर ये के है, ये एल है, फिर यहां पर एम आ जाता है, फिर एल आ जाएगा, यानी कि के में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18 इलेक्ट्रॉन, फिर 32 इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका सिलसिला चलता जाता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे कैसे यहां पर किया है, जो आपकी नॉर्मली बताते हैं भाई, यहाँ नील बोर का एक मॉडल है जिन्होंने इसको यहां पर बताया है। ठीक है, अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो बच्चों को थोड़ा सा आ जाएगी सर बैलेंसी कैसे यहां पर डिफाइन करें। तो हाउ टू डिफाइन द बैलेंसी, तो यानी कि मैंने लिखा हाउ टू डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी कैसे यहां पर डिफाइन करेगी, वैलेंसी कितनी है या बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, या मैं बोल दूं इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे यहां पर कितने हैं वो डिफाइन कैसे करें। तो बस देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेरे प्यारे। अब देखो मेरे रसगुल्लो के सर यहां पर जैसे मान चलो एक एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल लिया सोडियम का। सोडियम आता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होगा 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है इसका, देखना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला 2 8। मैंने यहां पर आपको बता दिया है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकाला 2 8 1। तो यहां पर जो इसकी एंड क्लास में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो यहां पर इसका क्या हो जाता है, ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि भाई वैलेंसी कितनी है सोडियम की, यहां पर मैंने लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपका आता है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम का ले लेते हैं या क्लोरीन का ले लिया, मैंने मान लो क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। अब क्लोरीन के एग्जांपल में आप देखोगे सर इसमें आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफाइन करना है। सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, 17 इसका होता है। क्या है ये आपका एटॉमिक नंबर है मेरे प्यारे। और देखिएगा इसके बाद यहां पर एटॉमिक नंबर देख लिया तो हमने देखा कि सर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहां पर क्या निकला 287, यानी कि यहां पर 287। तो यहां पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने कितना आया सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है इसके अंदर सर, बैलेंस इलेक्ट्रॉन में आप देखोगे तो 7 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां पर हो जाएगा। तो ये चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि सर वैलेंसी कैसे डिफाइन की जाती है, ये आपके दिमाग में प्रॉपर होना चाहिए। अब काफी बच्चों को भाई इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको मैं बोलता हूं आइसोटॉप और आइसोबार। यहां पर देखिएगा आइसोटॉप्स की बात करते हैं, आइसोटॉप्स सर इसका आप सिंपल सी चीज याद कर लीजिए कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने एग्जांपल लिया यहां पर आपके प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये क्या होते हैं आपके आइसोटॉप्स होते हैं। जिससे मान के चलो H11,
1H2, यहां पर देखा है 1H3। तो यहां पर आपने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि क्या है आपका एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है आपके मास है, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास होते हैं। तो आपने देखा कि सर एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास यहां पर अलग अलग है, तो ऐसे को हम बोल रहे हैं आइसोटॉप्स बोलते हैं। इनका यूजेस अलग अलग होता है, फ्यूल्स में होता है, अलग अलग चीजों में यूजेस होता है, जो आप देख सकते हैं आपकी बुक में लिखा हुआ है, पढ़ने की चीजें आप पढ़ लीजिए। अब यहां पर दूसरा आता है आइसोबार्स क्या होंगे। तो सर यहां पर मैं आपको एक हिंट दे देता हूं सर, आइसोबार्स यहां पर क्या होते हैं, देखिएगा आइसोबार्स को मैंने यहां पर बहुत इजीली डिफाइन किया है कि सर यहां पर जैसे मान चलो एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल में लिया कैल्शियम का ले लिया, जैसे मान लो कैल्शियम। अब कैल्शियम में यहां पर मैंने देखा कि सर कैल्शियम में भी अलग अलग होता है कि सर ये आपका कैल्शियम आता है 20 नंबर पर, और इसका जब आप देखोगे कि सर ये इसका जो मास है 40 भी हो सकता है। कैल्शियम में हमने देखा कि सर कैल्शियम का मास यहां पर क्या है आपका, ये 40 है, ये 35 हो गया है। तो ये आपके क्या है आइसोटॉप्स ही हो जाते हैं, ये भी आप क्या हो जाते हैं आइसोटॉप्स ही हो जाते हैं मेरे प्यारे, दोनों में आइसोटॉप्स हो जाते हैं। जस्ट अब यहां पर ये मैंने जैसे यहां पर अगला लिया आपका आर्गन ले लिया। आर्गन में आप देखोगे कि सर इसमें जो आपका एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस और इसमें डिफाइन करो कि भाई इसमें क्या क्या अलग हो रहा है, क्या क्या अलग नहीं आ रहा है। तो ये चीज आपको डिफाइन करना है कि सर इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा, ये चीज आपको डिफाइन करना है। अब देखो यहां पर वही चीज मैंने यहां पर लिया, जैसे मान चलो कैल्शियम तो आपका आइसोटॉप से निकला, लेकिन यहां पर मैंने ऑर्गन को लिया। ऑर्गन में देखा कि सर इसमें जो आपका देखोगे कि सर ऑर्गन में इसका एटॉमिक नंबर 40 भी हो सकता है, ये 80 नंबर पे भी आता है, और यहां पर देखा कि सर ये ऑर्गन में ये 40 हो सकता है, ये 20 नंबर पे भी आ सकता है। यानी कि ये देखा कि सर इसमें जो आपका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास है वो सेम होगा, और जबकि यहां पर आइसोटॉप्स में हमने क्या देखा, और यहां पर जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है वो एकदम कैसा है चेंज होगा मेरे प्यारे बच्चे। ये कैसा है आपका एकदम पूरा चेंज है, यानी कि डिफरेंट है दोनों में, आइसोटॉप्स और आइसोबार। यानी ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आइसोबार क्या होते हैं। तो लास्ट में यहां पर आप देख लो कि हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए हैं। सर यहां पर मैंने आपको यहां पर पढ़ा दिया है जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जानी चीजें। लास्ट में जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि सर यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि सर हमने सब टॉपिक तो पढ़ ली। देखो यहां पर मैं आपको बताऊं, अगला देखना कि सर इसमें यहां पर लास्ट में हमने क्या देखा कि सर जितना भी हमने देखा है वो लिख लेता हूं कि सर क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहला साइंटिस्ट यहां पर आया था हमारे पास में, ई गोल्डस्टीन साहब आए थे। देखो यहां पर पूरी समरियां बता रहा हूं, एक तरह से इंडेक्स बता रहा हूं लास्ट में। देखना ई गोल्डस्टीन साहब आए थे, कौन थे गोल्डस्टीन साहब आए थे, जिन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था कि आपकी जो गैस है, गैस डिस्चार्ज होगी और गैस डिस्चार्ज होकर क्या निकालती है, कैनाल गैसेस निकालती है, कैनाल गैसेस निकालती है। ये इन्होंने बताया था। ये एक गोल्डस्टीन साहब ने बताया था कि ये आपका क्या होता है, कैनाल रेज कैसी होती है, और ये भी बताया था कि यहां पर जो कैनाल रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। क्या होती, जो रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। इसको मैं हाईलाइट करके लिख देता हूं कि ये कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगी। ओके, नंबर 2 बताया था, देखना नंबर 2 आपका आता है जे थॉमसन साहब। जे थॉमसन साहब आते हैं। अब जे थॉमसन साहब का तो आपको पता ही है कि इन्होंने क्या बताया कि भाई जो एटम है उसका स्फीयर है, जो इसका एरिया है वो कैसा होता है, वो होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इन्होंने भी ये बताया कि एरिया है वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। इतना सा बताया था। अब यहां पर इसके बाद साइंटिस्ट साहब आते हैं, रदरफोर्ड साहब आते हैं, रदरफोर्ड साहब आते हैं, और फोर्ड साहब ने क्या बताया कि सर यहां पर एक गोल्ड की फॉइल ली, गोल्ड की फॉइल ली और क्या करवाया, अल्फा पार्टिकल्स यहां पर क्या करवाया, बारिश करवा दी। और यहां पर इन्होंने देखा कि एक यहां पर बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम मिलता है, स्मॉल वॉल्यूम यहां पर मिला किसका, एक एटम का, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज का बहुत ही स्मॉल
एरिया हमको मिलता है पॉजिटिवली चार्ज का, जो वापस रिटर्न आता है टकरा कर। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ही, यानी कि एटम का जो एरिया काफी ज्यादा एम्प्टी होता है, स्मॉल वॉल्यूम यहां पर मिलता है, बहुत ही लिटिल स्पेस ये लेता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहां पर आपका अगले साहब आते हैं जिनको हमने बोला है नील बोर साहब आते हैं। और नील बोर साहब क्या बताते हैं सर, इसमें पूरा कंक्लूजन ये निकाल देंगे नील बोर साहब। देखिएगा, नील्स बोर आते हैं और नील बोर ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, इनका रदरफोर्ड का ड्रॉबैक भी आपको याद रखना है कि सर इसने ड्रॉबैक क्या दिया था। सर इसने ड्रॉबैक दिया था, ये देखिएगा, ड्रॉबैक दिया था कि सर इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सर यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है, बाकी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा ही नहीं। लेकिन इसको खराब कर दिया कि इन्होंने भाई इसको वापस सही कर दिया, एकदम वापस दिया था रिसर्च करके नील बोर साहब ने, कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका स्पेशल ऑर्बिट में रहता है मेरे प्यारे। यानी कि ऑर्बिट कौन कौन से बोर, के, एल, एम, एन, किसी में भी रह सकता है, लेकिन वो के में तो के में रहेगा, एल में तो एल में रहेगा, एन में तो एम में रहेगा। तो इन्होंने दिया था। इसके साथ में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है जेम्स चैडविक साहब ने यहां पर बताया कि सर जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की यहां पर इन्होंने डिस्कवरी की और बताया कि जो मास ऑफ एटम होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल यहां पर माना जाता है। और साथ में मैंने बता दिया आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि सही इसमें गोल्डस्टीन साहब, जे थॉमसन साहब, रदरफोर्ड साहब और नील्स बोर साहब ने क्या क्या आपको यहां पर बताया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बताया इस बात की, किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की, जिसमें कंप्लीट यहां पर मेरे प्यारे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात की। बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा जरूर कि वीडियो लगा कैसा है आपको। अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ में यहां पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक वगैरह यहां पर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में वही जोश वही एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।